Hello bachcho, today we are going to start mechanical properties of solid. Mechanical properties of solid. अभी तक हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. क्या सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड, क्या पहले हमने सॉलिड से डील नहीं करा था? रोटेशनल मोशन में हम लोग पढ़े थे रिजिड बॉडी डायनामिक्स. रोटेशनल मोशन को रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी कहते हैं. तो रिजिड बॉडी होता क्या है? रिजिड बॉडी डायनामिक्स में हमने जो पढ़ा है रोटेशनल मोशन, वो रिजिड बॉडी होता क्या है उसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग. रिजिड बॉडी, तो बताओ रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या लिखा था? तो हमने डेफिनेशन लिखा था, इफ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द सॉलिड और दैट बॉडी is fixed or does not change, then body is called rigid body. या इसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, if shape and size is fixed, shape and size is fixed, that body is called rigid body. ये rigid body का डेफिनेशन है. दो पॉइंट में बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, उसको कहते हैं हम लोग रिजिड बॉडी. मतलब एग्जांपल क्या रिजिड बॉडी का? मान लो ये मैंने एक बॉडी लिया, कि रिजिड बॉडी है क्या? कि रिजिड बॉडी है? नहीं, ये रिजिड बॉडी नहीं है. देखो ये देखो, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज होगा. मान लो एक पॉइंट है एक पॉइंट है, तो ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाता है. मैं इसको कंप्रेस भी कर सकता हूं. देखो मैं इसको कंप्रेस भी कर सकता हूं, तो इसकी शेप एंड साइज चेंज हो गई. देखो स्फेरिकल लग रहा है अभी, सॉरी सिलिंड्रिकल दिख रहा है, ये पहले क्यूबॉइड दिख रहा था. ये तो जो शेप एंड साइज होती है वो फिक्स होती है, उसको कहते हैं हम लोग रिजिड बॉडी. क्या इसको मैं रिजिड बॉडी कह सकता हूं? देखो पत्थर है ये, इसको मैं रिजिड बॉडी कह सकता हूं क्योंकि इसके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मान लो ए है और बी है, इसको मैं मोशन में रख दूं तो इन ए और बी के बीच का डिस्टेंस कभी मोशन के दौरान चेंज नहीं होगा. और कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे डायमंड. अब बात ये है, क्या ये जो सॉलिड बॉडी हमने लिया, पत्थर या डायमंड, कितना भी फोर्स लगा लो उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा? कितना भी मैं फोर्स लगा दूं क्या उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा? हो जाएगा, शेप एंड साइज उसका चेंज हो जाएगा. तो बात ये है कि फिर रिजिड बॉडी होती कौन सी बॉडी है? तो रिजिड बॉडी इज अ आइडियल केस, आइडियल कंडीशन में बॉडी को हमने रिजिड बॉडी बोला था. तुमने देखा होगा, मान लो कि एक बॉक्स है, बॉक्स को हम धक्का दे रहे हैं, मान लो बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, ज्यादा धक्का दे दे तो बॉक्स टूट भी सकता है. लेकिन रोटेशनल मोशन में बॉक्स टूटता नहीं है, एनएलएम में कोई चीज टूटता नहीं है. क्यों नहीं टूटता सर? इतना फोर्स लगाया हमने ऐसा देखा होगा आपने कि यहाँ पे एक प्लैंक ले लिया, प्लैंक पे आदमी खड़ा हो गया, क्या हमने ये करके इस पर कितना मोटा आदमी होगी प्लैंक टूट जाए? नहीं, क्योंकि इस प्लैंक को हमने रिजिड बॉडी मान लिया, रिजिड बॉडी मान लिया था. और मान के मैं केस पढ़ लिया, असल में तो आदमी नहीं रखा था ना, प्लैंक नहीं किया था हमने, ये हमने केस पढ़ा था. परफेक्टली रिजिड बॉडी ऐसा कुछ नहीं होती है. मान लो किसी बच्चे को चलाया मैंने प्लैंक पे, ठीक है, किसी मोटे आदमी को चला दिया तो टूट जाएगा प्लैंक. तो टूटने वाली जो कंडीशन है ना, टूटने फूटने वाली जो कंडीशन है, वो हमने अभी तक रोटेशनल मोशन में इंक्लूड नहीं करा है. अब हम जो असल में पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि बॉडी कब टूट जाएगी, कितना खींचने पे बॉडी टूट जाएगा, कितना खींचने तक बॉडी टॉलरेट कर लेगा एक्सटर्नल फोर्स को. वही हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसको इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं. राइट? तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ परफेक्टली रिजिड बॉडी कौन सी होती है? तो there is no body which is perfectly rigid. There is no body in this universe which is perfectly rigid. Ideally rigid body हम मानते हैं, लेकिन रियल में there is no rigid body in this universe. Perfectly rigid body कोई होता ही नहीं है. मान के हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं, मान के हमने पूरा रोटेशन पढ़ लिया था, ठीक है ना, रिजिड बॉडी मान के. बट परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई नहीं. ये तो रिजिड बॉडी है ही नहीं, ये रिजिड बॉडी है ही नहीं. इसको आप रिजिड बॉडी कह सकते हो, लेकिन ये परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं. बहुत ज्यादा फोर्स और प्रेशर अप्लाई करूंगा तो इसका भी शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा. तो फिर बॉडी होती किस तरह की है? तो बॉडी का जो असल में टाइप होता है, देखो अभी समझ में आया रिजिड बॉडी क्या होता है, आप पहले पढ़ चुके हो. रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता है. रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है. फिर रिजिड बॉडी का एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई भी बॉडी रियल में रिजिड होती नहीं है, आइडियली हम उसको रिजिड मानते हैं. तो फिर बॉडी होती कैसी है? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काम कीजिएगा. देयर इज नो बॉडी इन दिस यूनिवर्स व्हिच इज परफेक्टली रिजिड. तो फिर बॉडी होती कैसी है? बॉडी होती है इलास्टिक. बॉडी होती है इलास्टिक.
जिसको बोल सकते हैं आप परफेक्टली इलास्टिक। बॉडी होती है इनइलास्टिक, बॉडी होती है परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसको अपन कह सकते हैं प्लास्टिक बॉडी। ये 2-3 तरह की बॉडी होती है। अब ये बॉडी कैटेगराइज तीनों को अलग अलग कैसे करते हैं? ये इलास्टिसिटी होता क्या है? तो देखिए इलास्टिसिटी असल में होता क्या? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it oppose change in its shape and size। बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके शेप एंड साइज में चेंज होने को अपोज करती है, ये इलास्टिसिटी बिहेवियर होता है बॉडी का, जो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में चेंज को अपोज करती है। या इसी इलास्टिसिटी का दूसरा डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द deforming force, after removing the deforming force। बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके शेप एंड साइज को रिगेन करने में मदद करती है। देखो मैंने क्या बोला, परफेक्टली रिजिड बॉडी कुछ है ही नहीं, मतलब कि कुछ किसी न किसी हाई अमाउंट ऑफ फोर्स या लो अमाउंट ऑफ फोर्स में हर बॉडी इलोंगेट होगी थोड़ी ना थोड़ी। कभी आपको दिखेगा इलोंगेशन, कभी कभी आपको दिखेगा, देखो ये बॉडी है, मैं इसको कंप्रेस करूंगा ना तो ये देखो कंप्रेशन आपको दिखेगा, देखो ये कंप्रेशन दिख गया ना भाई, पूरा कंप्रेस हो गया। और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो फिर से अपने साइज को रीगेन करने की कोशिश कर, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर आप स्प्रिंग का एग्जांपल लें, स्प्रिंग का एग्जांपल लें तो देखो इस स्प्रिंग को देखो यहां पे लेंथ है, जब मैं इसको दोनों तरफ से खींचूंगा तो इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। हार्ड स्प्रिंग ले लिया थोड़ा मैं, देखो इसकी लेंथ चेंज होगी। जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूंगा तो फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल लेंथ पे इसको जो ला रहा है, उसी लाने की प्रॉपर्टी जो इसके मॉलिक्यूल्स और इसके बॉडी की जो प्रॉपर्टी है, उसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। सर ये बात तो ठीक है कि जब तक मैं डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं हटाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं हटाऊंगा, तब तक अपने शेप में वापस नहीं आएगा। जैसे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूं तो जितना जल्दी अपने शेप को एग्जैक्टली रिगेन कर ले, जितना ज्यादा रिगेन करेगा इलास्टिसिटी बिहेवियर उसको उतना ज्यादा होगा, जितना कम रिगेन करेगा इलास्टिक बिहेवियर उसको उतना कम होगा। फिर सर ये वाला डेफिनेशन क्या है? ये वाला भी वही बात है कि प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट अपोज चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। मान लो स्प्रिंग को मैंने खींचा, तो जब मैं स्प्रिंग को थोड़ा खींचता हूं तो खींचना आसान होता है, और ज्यादा खींचने की कोशिश करता हूं ना तो इसके बाद मैं खुद नहीं खींच पा रहा। देखिए इस लेंथ पे है, जब इसको थोड़ा खींचूंगा ना तो खींचना आसान होगा, और ज्यादा खींचने की कोशिश करूंगा ना तो मैं जवाब दे दूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं इसके चेंज शेप एंड साइज को चेंज करता हूं तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसमें इंटरनल फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होता है जो इसके साइज को चेंज होने से रोकता है। जिसके शेप एंड साइज को जितनी आसानी से आप चेंज कर सकते हैं उसकी इलास्टिसिटी, इलास्टिक बिहेवियर उतनी कम होती है, और जिसके शेप एंड साइज को जितनी मुश्किल से चेंज करते हैं उसकी इलास्टिक बिहेवियर उतनी ज्यादा होती है। देखो मान लो कि मैं स्टील का स्केल लेता हूं, इस स्टील के स्केल को हल्का से यहां पे खींच के छोड़ता हूं। देखो जैसे मैं इसको यहां से खींच के छोड़ता हूं तो यहां पे अगर फिक्स होना तो ये थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, देखो थोड़ी देर तक वाइब्रेट करता रहेगा, ये देखो वाइब्रेट करता रहेगा। लेकिन प्लास्टिक को अगर मैं छोड़ता हूं तो ये वाइब्रेट नहीं करेगा, ये इंस्टेंटेनियसली रुक जाएगा। मतलब इसमें इसके ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करने की क्षमता कम होती है प्लास्टिक, और स्टील ज्यादा इलास्टिक है। स्टील क्या है? ज्यादा इलास्टिक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहां पे एक सवाल डेवलप होता है कि विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील? रबर और स्टील। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट्स गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो अगर मैं एक रबर को खींच के छोड़ता हूं तो वो अपने शेप एंड साइज को जल्दी रिगेन करना चाहता है, स्टील के कंपेयर में जल्दी अपने शेप एंड साइज में आना चाहता है। लेकिन वही मैं अगर बात करूं स्टील की, तो स्टील अपने शेप एंड साइज को आप देखो प्रैक्टिकली देखो तो ऐसा आपको लगेगा कि रबर इज मोर इलास्टिक, ठीक है। लेकिन इस डेफिनेशन से सोचो, रबर के
शेप एंड साइज में चेंज लाना आसान है, या स्टील बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज करना आसान है। तो ऑब्वियसली रबर के शेप एंड साइज को चेंज करना आसान है, लेकिन स्टील में शेप एंड साइज को चेंज करना आसान नहीं होता। स्टील अपने शेप एंड साइज को जल्दी चेंज नहीं होने देता, हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक। अब आपको लगेगा सर इस डेफिनेशन से तो रबर समझ में आ रहा था, इस डेफिनेशन से स्टील समझ में आ रहा है, तो असल में डेफिनेशन सही कौन सा है और आंसर सही कौन सा है? तो देखो रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील। आंसर आपका होगा रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील। आपको जवाब यही देना है, समझा मैं देता हूं कैसे। अब मान लो कि एक रबर को खींच के तुम छोड़ते हो, मान लो इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ दूं, अपने शेप को बहुत आसानी से रिवील कर लेगा, लेकिन मैं अगर जरूरत से ज्यादा इसको कंप्रेस करके या खींच के छोड़ दूं, देखो अपने शेप को साइज को रिवील नहीं कर पा रहा, देखो ये दबा रह गया। तो रबर भी वही केस है कि रबर को अगर ज्यादा खींच के तुम छोड़ दोगे ना तो ये इलॉन्गेटेड ही रह जाएगा। जैसे मैं स्प्रिंग की बात करूं, तो स्प्रिंग में कभी-कभी जो पेन वाला स्प्रिंग होता है, जैसे देखो इसको मैं खींचता हूं, ले इसको मैंने खींच दिया, अब अपने शेप और साइज को रिवील कर ही नहीं पाएगा। लोग कहां कर पा रहे हैं? रबर जैसा ही तो बिहेवियर था इसका स्प्रिंग का, अपने शेप एंड साइज को रिवील कर ही नहीं पाए, यहां पे रुक गए। तो शेप एंड साइज के रिवील करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो एक अंडर इलास्टिक लिमिट तक जब मैं खींचूंगा तभी रिवील करेगा। देखो ये वाली जो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, अब इसको मैं खींच के छोड़ दिया, अब वो एक्जेक्टली रिवील कर रहा है, अपने शेप को रिवील कर रहा है। फिर ये क्यों नहीं कर पाया जब मैंने ज्यादा खींच दिया? तो अप टू इलास्टिक लिमिट इट्स regain its shape when deformation within the elastic limit। अब स्टील की भी वही हाल है, जैसे मान लो स्टील की बत्ती को तुम मोड़ के छोड़ दोगे तो अपने शेप को एक्जेक्टली रिगेन करने की जरूरी नहीं है, लेकिन एक स्टील की इलास्टिक लिमिट तक उसको खींच के छोड़ोगे ना तो स्टील का जो प्रॉपर्टी होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो ज्यादा होता है। स्टील का शेप एंड साइज को रिगेन करने की क्षमता रबर के कंपेयर में ज्यादा होता है। समझ में आएगी? पहली डेफिनेशन से देखो, अगर मैं स्टील के शेप एंड साइज को चेंज करना चाहूंगा तो बहुत मुश्किल होगा, रबर अपने शेप एंड साइज को तुरंत से चेंज करवा देगा, मतलब रबर कम इलास्टिक होता है। अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर एक स्टील को इलॉन्गेट करो, रबर को इलॉन्गेट करो, तो स्टील अपने शेप एंड साइज को जल्दी रिगेन कर लेता है रबर के कंपेयर में। हेंस ओ माय गॉड, गलत लिख दिया था मैंने, स्टील अपने शेप एंड साइज को जल्दी रिगेन कर लेता है। हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। सॉरी, वो गलत लिख दिया था पहले आपने। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है रबर के कंपेयर में। इसको मैं हटा देता हूं। हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसको इलास्टिसिटी के भी नाम से जानते हैं। इलास्टिसिटी की भी चैप्टर इसी से स्टार्ट होता है, इलास्टिसिटी। अब आप समझिए कि अभी तक जो आपने चैप्टर पढ़ा है, जैसे काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, और आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन तक जो आपने बॉडी एज्यूम करी थी वो बॉडी इलास्टिक नहीं होती थी, उसमें इलास्टिसिटी की बिहेवियर आपने इंक्लूड नहीं किया था। उस बॉडी को आइडियली आप रिजिड बॉडी मान के पढ़े हैं। आपने पढ़ा है रोटेशनल मोशन में, आपको याद होगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स किसमें पढ़ा आपने? रोटेशनल मोशन में। ये रिजिड बॉडी डायनामिक्स होता क्या? रिजिड बॉडी डायनामिक्स वो होता है जिसमें आप रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी इज अ बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी बॉडी रोल करेगा या बॉडी मूव करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन में होगा, तो उसके दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स होती है, या शेप एंड साइज इज फिक्स्ड, देन बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अब बोलेंगे सर एग्जांपल क्या है रिजिड बॉडी का? तो असल में हम लोग बॉल, एक सॉलिड बॉल को
रिजिड बॉडी मान के पढ़ते हैं। समझना मेरी बात को, क्या मैं इसको रिजिड बॉडी मान सकता हूं? मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने ए और यहाँ पे पॉइंट ले लिया बी, क्या ये रिजिड बॉडी है? क्या ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है क्या वो फिक्स रहेगा? नहीं, ये बहुत आसानी से चेंज हो सकता है। ये लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी चेंज हुई और इसका शेप एंड साइज भी चेंज हो गया, मतलब ये रिजिड बॉडी नहीं है। क्या ये रिजिड बॉडी है? इसके ए और बी के बीच में डिस्टेंस फिक्स रहेगा? अगर मैं इसको हवा में ऊपर फेंक दूं या मैं कंप्रेस करने की कोशिश करूं तो ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस फिक्स रह जाएगी, तो इसको आप रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। क्या इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा ही फिक्स रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी? नहीं, मेरी वजह से इसके शेप एंड साइज में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मान लो बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जाए तो इसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। तो आपने जो पढ़ा है वो आप इसको रिजिड बॉडी मानते हो। जैसे मान लो बॉक्स लिया मैंने, बॉक्स पे फोर्स लगाया तो मैंने ये पढ़ा फ्रिक्शन वगैरह में भी या रोटेशनल मोशन में बॉक्स कब टपल कर जाएगा, किस कंडीशन में बॉक्स पलट जाएगा या किस कंडीशन में बॉक्स चल जाएगा। मैं ये नहीं पढ़ा कि बॉक्स टूट भी तो सकता है फोर्स लगाने से। या आपने ये पढ़ा कि मान लीजिए प्लैंक है, प्लैंक पे एक आदमी खड़ा है, आपने ये एनिमे में पढ़ा है, ये रस्सी है, ये ऊपर में पुल्ली लगा दिया, ऐसे रस्सी बन जाए। ये प्लैंक का मास कैपिटल है, मैन का मास स्मॉल है। तो आपने ये पढ़ा कि इसमें कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि यहाँ पे स्टेबल रह सके, इक्विलिब्रियम में रह सके। क्या आपने ये पढ़ा कितना वेट होना चाहिए ताकि प्लैंक ना टूटे? प्लैंक ना टूटे ये हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा साहब? क्योंकि यहाँ पे इस प्लैंक को हम रिजिड बॉडी मान के पढ़ रहे थे। हम अपने आप को भी रिजिड बॉडी मान के पढ़ते, लेकिन हम रिजिड बॉडी नहीं है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती क्या? लेकिन फिर भी ह्यूमन बॉडी को, इस प्लैंक को रिजिड बॉडी मान के पढ़ते हैं। तो रिजिड बॉडी इज आइडियल केस ऑफ एनी बॉडी। एक्चुअल में रियल में कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं कि एग्जांपल देते हैं रिजिड बॉडी में डायमंड, क्या डायमंड के शेप एंड साइज को कभी चेंज नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। क्या डायमंड इज अ रिजिड बॉडी? डायमंड रिजिड बॉडी है, लेकिन किसी न किसी हाई अमाउंट ऑफ फोर्स पे वो टूट सकता है। तो सुनो ध्यान से, there is no body which is perfectly rigid in this universe. There is no body which is perfectly rigid in this universe. बॉडी जो होती है वो होती है रियल में इलास्टिक। जैसे ये बॉडी है, इसको मैं खींचूंगा या कंप्रेस करूंगा और फिर छोड़ दूंगा तो अपने शेप को रिगेन करना चाहेगा। और मान लो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैं थोड़ा सा ऐसे खींच दूंगा तो इलॉन्गेट हो गया, छोड़ूंगा तो अपने शेप को रिगेन कर लिया। तो ये सारी, जैसे मान लो स्प्रिंग, आपने बड़े वाले स्प्रिंग पर उसको खींच देते हैं या उसको कंप्रेस करके छोड़ते तो अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करता है। तो असल में रिजिड बॉडी कोई बॉडी होता ही नहीं। अभी तक एनएलएम और रोटेशनल मोशन में हर बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी मान के उसके डायनामिक्स को पढ़ा है, रिजिड बॉडी माना है। रिजिड बॉडी आइडियली कोई बॉडी होती ही नहीं है। तो फिर बॉडी होती कैसी है? बॉडी होती है इलास्टिक। असल में जो बॉडी एग्जिस्ट करती है वो बॉडी होती है इलास्टिक, वो बॉडी होती है इनइलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक। देखो बॉडी कैसी कैसी होती है? इलास्टिक, इसको बोल सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक। या बॉडी होती है इनइलास्टिक, या बॉडी होती है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसी को कह सकते हैं आप प्लास्टिक बॉडी, इसको कह सकते हैं आप प्लास्टिक बॉडी, राइट। तो फिर ये इलास्टिसिटी होता है, इसका डेफिनेशन क्या है इलास्टिसिटी का? तो देखिए इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं अपन। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं समझना। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, property of a body due to which it oppose in its changing its shape and size of object or solid. Property of a body due to which it oppose change in its shape and size of a body is called elasticity. इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी के शेप एंड साइज में अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो उसके शेप एंड साइज में चेंज ना होने दे, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी का दूसरा डेफिनेशन ये भी दूसरे तरीके से भी इलास्टिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच it regain its original shape and size after removing the deforming or external force. After removing deforming or external force. किसी बॉडी में, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं खींचूं या दबाने के बाद जब मैं उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देता हूं, जो कंप्रेसिव या इलांगेटिंग फोर्स उसको हटा देता हूं, तो बॉडी के अंदर एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स हटते ही अपने शेप को ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है. और जो जितना ओरिजिनल शेप में एग्जैक्टली वापस आ जाएगा या जितना जल्दी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. मान लो मैं स्प्रिंग की केस की बात करूं, अगर मैं इसको खींचता हूं, देख रहे हैं ये स्प्रिंग है, इसको मैं खींचता हूं, छोड़ देता हूं तो अपने ओरिजिनल शेप पे वापस आ गया. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, इसको मैं अगर कंप्रेस कर दूं, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दूं और फिर मैं इसको छोड़ता हूं, तो देखो ये डिस्टॉर्टेड रह गया थोड़ा सा. देखिए ये डिस्टॉर्टेड रह गया, तो इसके अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है. ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होगा. इलास्टिसिटी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसके ओरिजिनल शेप में आने में मदद करता है आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स. ये देखो, ये मैंने इसको इलांगेट करके डिफॉर्म करके छोड़ दिया, ये अपने शेप में वापस आ नहीं रहा. थोड़ा सा देखा होगा कि थोड़ा सा देखो मैंने यहां तक छोड़ा, थोड़ा सा वापस आ गया, लेकिन एग्जैक्टली अपने शेप में वापस नहीं आ रहा. देखो भाई पहले ऐसा था एकदम. तो ये इलास्टिक बॉडी नहीं है. लेकिन अगर मैं इसके शेप में चेंज ला दूं, देखो ये एकदम वर्टिकल है, इसको मोड़ दिया मैंने, देखो मोड़ दिया, बहुत बढ़िया से मोड़ दिया, जैसे मैं छोड़ूंगा आप एग्जैक्टली स्ट्रेट हो गया, तो ये ज्यादा इलास्टिक है. तो देखो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होती है? एग्जैक्टली रीगेन इट्स शेप. अगर वो अपने शेप को एग्जैक्टली रीगेन कर ले, उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक. सम पार्ट या does not regain its original shape या complete its shape. पार्शियल शेप इट्स रीगेन, मतलब पार्शियल शेप को रीगेन कर पाता है, पूरा का पूरा अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं इलास्टिक बॉडी. और कंप्लीटली डज नॉट रीगेन शेप और remains in its deformed condition. वो डिफॉर्म कंडीशन में रह जाता है. अगर वो डिफॉर्म कंडीशन में रह जाता है उसको कहते हैं प्लास्टिक बॉडी. मान लो ये बॉडी है, इसको मैं ऐसे मोड़ के रख दूं तो ऐसे ही रह जाएगा, तो इसमें इलास्टिसिटी की बिहेवियर एकदम नेग्लिजिबल है. देखो ना भाई, ऐसे है, इसको मैं ऐसे रख दूं, ये प्लास्टिक टाइप बॉडी होगी, अपने शेप को रिकवर करने की कोशिश ही नहीं कर रही है. अगर मैं इस बॉडी की बात करूं, यहां पे मैं इसको मोड़ के छोड़ दूं, तो ये आपने पार्शियली रीगेन कर लिया. पार्शियली रीगेन, देखो इसका डेफिनेशन है पार्शियली रीगेन इट्स शेप. पार्शियली रीगेन इट्स शेप, और ये क्या है? एक्जेक्टली रीगेन इट्स शेप. एक्जेक्टली रीगेन कर लेगा तो परफेक्ट इलास्टिक है, पार्शियली रीगेन कर लेगा मतलब इनइलास्टिक है. वो अभी भी टेढ़ा ही पड़ा है, पार्शियली रीगेन कर. लेकिन अगर मैं इस बॉडी की बात करूं, इसको ऐसे रख दिया, ये था इधर मोड़ के रख दिया, इधर ही रह गया, इधर रख दूंगा. जैसे आप वैसी बॉडी की बात करें, जैसे आटा गूंथते हैं तो उसमें जहां दबा दो उसी कंडीशन में पड़ा रह जाएगा. क्ले की बात करें, इस तरह की बॉडी जो होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी होती है. प्लास्टिक बिहेवियर उसमें डोमिनेट होता है. डज नॉट रिगेन इट्स शेप, रिमेन्स इन अ डिफॉर्म्ड कंडीशन. वो डिफॉर्म्ड कंडीशन में रह जाएगा, उसमें इलास्टिक बिहेवियर होगा ही नहीं. ठीक है ना? तो मेनली बॉडी तीन तरह का होता है. तो फिर रिजिड बॉडी भी तो टाइप था. रिजिड बॉडी मैंने आपको बोल दिया ये आइडियल कंडीशन है, ये आपने माना था. असल में कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में रिजिड बॉडी नहीं है. किसी न किसी फोर्स पे उसका शेप एंड साइज चेंज होगा ही. अपने मन में सोच लो और मुझे बताओ, कोई भी एक ऐसी बॉडी जिसके शेप एंड साइज में कभी चेंज हो ही नहीं सकता. तो सर अगर शेप एंड साइज में चेंज हो ही जाए तो रोटेशनल मोशन हम कैसे पढ़ेंगे? अरे भाई रोटेशनल मोशन उतनी फोर्स लगाएंगे नहीं, उतनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे नहीं. किसी दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, ये हमने माना था.
एज्यूम किया था आइडियल कंडीशन में बॉडी रिजिड हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली रियल ऑब्जेक्ट इज नॉट रिजिड। वो तीन तरह की बॉडी होती है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक मतलब प्लास्टिक टाइप बॉडी, अगर मैं उसको डिफॉर्म करके छोड़ देता हूं तो डिफॉर्म करके जैसे मैं छोड़ता हूं तो अपने शेप पे, ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। जितना ज्यादा ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, एक्जेक्टली अपने ओरिजिनल शेप को, कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, वो बॉडी होगा परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। अगर वो पार्शियली रिगेन करेगा तो होगा इनइलास्टिक बॉडी, और वो बिल्कुल भी रिगेन नहीं करेगा, रिमेन्स इन अ डिफॉर्म कंडीशन, वो कौन सी बॉडी होगी? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। समझ आया थोड़ा सा? अब यहां पे छोटे से थोड़ा सा ही कंसेप्ट में एक सवाल आता है कि प्लास्टिक व्हिच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील? रबर और स्टील व्हिच इज मोर इलास्टिक? अब आप सोच के बताइए, पहली बार जब बच्चा पढ़ता है तो उसको लगता है रबर इज मोर इलास्टिक, बट अब पहले डेफिनेशन, प्लास्टिसिटी का पहला डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट्स अपोज चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो आप स्टील के शेप एंड साइज को चेंज करना चाहते हो और रबर के शेप एंड साइज को चेंज करना चाहते हो, तो रबर के शेप एंड साइज को चेंज करना बहुत आसान है। मतलब रबर इज नॉट मोर इलास्टिक देन स्टील। स्टील के शेप एंड साइज को चेंज करना मुश्किल है क्योंकि इसमें इलास्टिक बिहेवियर बहुत ज्यादा होती है, तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। दूसरे डेफिनेशन से देखो, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट्स रिमेन्स इन ओरिजिनल शेप रिगेन, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग और एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको लगेगा सर रबर में अगर मैं खींच के छोड़ दूं तो अपने शेप को रिगेन कर लेता है। बेटा शेप को रिगेन कर लेता है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको और अच्छे से समझिए। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर रबर इज मोर इलास्टिक, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे से इस डेफिनेशन को भी। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। दिस इज परफेक्ट आंसर और दिस इज आंसर। रबर ज्यादा इलास्टिक नहीं होगा, स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा। आओ समझाता हूं कैसे। देखो यहां पे इस डेफिनेशन में एक स्टेटमेंट और जोड़ लेना चाहिए जो कि जुड़ा हुआ नहीं होता है जनरल स्टेटमेंट में, किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट होना चाहिए सुनना। मान लो ये एक स्प्रिंग है और मैं इस स्प्रिंग को खींचता हूं तो ये अपने शेप को रिगेन कर लेता है, और थोड़ा ज्यादा खींचता हूं और रिगेन कर लिया, और थोड़ा ज्यादा खींचता हूं रिगेन कर लिया, और थोड़ा ज्यादा खींचता हूं। ज्यादा खींच दूंगा तो आपको पता है स्प्रिंग ऐसा हो जाएगा। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो अपने शेप को रिगेन ही नहीं कर रहा। और यार पहले तो इसमें इलास्टिक बिहेवियर बढ़िया थी, इसके शेप को मैं ऐसे मोड़ दे रहा था, छोड़ता था तो अपने शेप को रिगेन कर लिया, ऐसे खींचता हूं अपने शेप को रिगेन कर लेता, बढ़िया इलास्टिक बिहेवियर था। लेकिन अब इसकी कहां गई इलास्टिक बिहेवियर? अब इसकी इलास्टिक बिहेवियर कहां गई? इलास्टिक बिहेवियर तो है ही नहीं। तो एक सर्टेन लिमिट तक खींचने के बाद अपने शेप को रिगेन कर सकता है। उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अगर उस लिमिट से ज्यादा खींच दोगे तो उसकी इलास्टिक बिहेवियर जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। देखो जैसे स्प्रिंग को ज्यादा खींच दूंगा तो इलास्टिक बिहेवियर उसकी खत्म हो गई, वो अपने शेप को रिगेन कर ही नहीं पाएगा। तो देखो वैसे ही रबर को बेटा बहुत ज्यादा खींच के छोड़ दोगे, मान लो इस लेंथ की रबर है, इस लेंथ की रबर है, उसको ये इतना ज्यादा खींच के छोड़ दो तो उसी शेप में रह जाएगा, वापस नहीं आएगा। उसी तरीके से स्टील को भी अगर तुम मोड़ के छोड़ दे तो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता। लेकिन अगर मैं उसकी इलास्टिक लिमिट तक एक रबर को खींच के छोड़ूं और एक स्टील को खींच के छोड़ता हूं, रबर को इलास्टिक लिमिट तक खींच के छोड़ता हूं, स्टील को इलास्टिक लिमिट तक खींच के छोड़ता हूं, तो इलास्टिक स्टील में इलास्टिक फोर्स ज्यादा लगता है, उसमें इलास्टिसिटी का बिहेवियर ज्यादा होता है, वो अपने जल्दी अपने शेप को एग्जैक्टली रिगेन कर लेते हैं। रबर को ना तुम एक काम करो, रबर को ना इतना ही शेप में थोड़ा खींचो छोड़ो 10 बार अगर ऐसा कर दोगे ना और फाइनल लेंथ देखोगे रबर का तो ज्यादा रह जाएगा। मतलब रबर स्ट्रेच्ड रह गया, रबर में इलास्टिक बिहेवियर कम है, और स्टील में 50 बार ऐसे खींच के छोड़ो, स्टील की जो शेप एंड साइज है वो चेंज नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है भाई। अब बात ये है कि बॉडी में ये इलास्टिक बिहेवियर आती कहां से है? किसी बॉडी में आती है, किसी बॉडी में कम आती है, किसी बॉडी में बिल्कुल नहीं आती है। ये इलास्टिक बिहेवियर होता क्यों है? तो ये इलास्टिक बिहेवियर का कारण है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रिओस्टोरिंग फोर्स। अब देखो रिओस्टोरिंग फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। मान लो ये एटम है, अब केमिस्ट्री में तो स्ट्रक्चर आपने अलग तरीके से पढ़ा होगा, मैंने एक इमेजिनरी स्प्रिंग मान लिया, क्योंकि किसी भी दो मॉलिक्यूल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को अगर मैं खींच के छोड़ता हूं, मतलब उसके एटम के बीच में डिस्टेंस बना के छोड़ता हूं, तो क्या करता है कि अगर स्ट्रेच करके छोड़ता हूं तो अपने शेप को लाने के लिए एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। लेकिन अगर मैं उसको कंप्रेस करके छोड़ता हूं तो अपने शेप को रिगेन करने के लिए, जैसे उसको मैं कंप्रेस करके छोड़ता हूं तो अपने शेप को रिगेन करने के लिए एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। तो यार एटम इतना स्मार्ट है क्या? इतना स्मार्ट है क्या कि उसको जब जरूरत होता है तब अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा लेता है और जब जरूरत होता है इनोवेटिव फोर्स भी लगा लेता है। हाँ, और वो कैसे होता है वो देखिए। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये रहा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है और वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये आपने पढ़ा होगा।
अच्छा हाँ, यहाँ पे ऐड करना था अप टू इलास्टिक लिमिट, डिफॉर्मेशन मस्ट बी इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट तक ही प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। अब देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये यहाँ पे R0 है, आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई डी आर। अब मुझे सच सोच के बताओ, ये जो ड्यू बाई डी आर की वैल्यू है एट r इज इक्वल टू r0, डिस्टेंस r0 पे ये जो स्लोप है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का वो जीरो है, मतलब फोर्स जीरो एक्ट होगा, मतलब फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा जीरो। तो अगर वो अपने इस r0 जिसको मीन इंटरमोमेंट डिस्टेंस बोलते हैं, इस r0 पे अगर एटम है तो इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो। मतलब ये हुआ कोई भी बॉडी, जैसे मान लो ये बॉडी है, अगर इसको मैं नॉर्मल कंडीशन में छोड़ दूंगा तो दो एटम एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल करेगा, दोनों एटम के बीच में नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो। मान लो ये A है और ये है B, दोनों के बीच में नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो। ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसको खींचता हूं, अगर मैं इसको खींचता हूं बाहर, एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचता हूं, जैसे मैं इसको खींचूंगा, जैसे मैं इसको खींचूंगा तो इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो देखो यहां पे फोर्स इज इक्वल टू, देखो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो फोर्स होगा नेगेटिव, मतलब इस तरफ एक फोर्स लगेगा। ऐसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या करेगा, अपने एटम को पास में अट्रैक्ट करेगा, मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस r0 मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ये ऐसा है कि दो एटम r0 डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, इनमें जरूरत से ज्यादा, मतलब r0 से ज्यादा डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं होता, वो चाहते हैं दो एटम को r0 से ज्यादा डिस्टेंस पे ना जाए। अगर आप उसको ले जाने की कोशिश करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा के उसको अपोज करेगा और जाने नहीं देगा, और अगर आप ले भी जाएंगे, मान लो इस एटम को यहां तक खींच के ले भी आया आपने, जैसे ही छोड़ेंगे तो इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से फिर से अपने वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपने बोला कि वाह बेटा, अगर दो एटम दूर नहीं जाना चाहते तो चलो पास आओ, तो वो जरूरत से ज्यादा पास भी नहीं आना चाहता, दो एटम r0 से कम डिस्टेंस पे भी नहीं आना चाहता। अगर तुम इसको फोर्स लगाओगे, इसके बीच में डिस्टेंस अगर r0 से कम हो गया तो ये कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव। देखो कैसे, यहाँ पे देखो स्लोप निगेटिव है बेटा, स्लोप कैसा है, निगेटिव, तो ये स्लोप निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स रहेगा बोलो, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे लगेगा तो फिर से एटम को r0 डिस्टेंस पे लाना जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको पता है ना कि इस डिस्टेंस अगर ज्यादा दूर ले जाऊंगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, पास लाऊंगा तो रिपेल करेगा, इसी डिस्टेंस पे रहना चाहता है। इसी की वजह से, इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसको बोल सकते हैं आप, इसको कौन सा फोर्स बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो ये जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको रीस्टोरिंग फोर्स। सही है, रीस्टोरिंग क्यों है, इंटरमॉलिक्यूलर तो पता चल गया मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, रीस्टोरिंग को तो रीस्टोरिंग इसलिए बेटा क्योंकि आप इसको अगर आगे ले जाओगे तो अट्रैक्ट करके उसी पोजीशन पे आना चाहेगा, पास लाओगे मतलब इसको जरूरत से ज्यादा दूरी भी पसंद नहीं है और जरूरत से ज्यादा पास भी नहीं आना चाहता, पास लाओगे तो रिपल्सिव फोर्स लगा के फिर से r0 पे ले जाना चाहेगा, मतलब ये रीस्टोरिंग फोर्स है, उसी पोजीशन पे रहना चाहता है, रीस्टोरिंग फोर्स है। इसी को बोलते हैं अपन इलास्टिक फोर्स। किसको बोलते हैं इलास्टिक फोर्स, इस जो मैंने ये फोर्स एक्सटर्नल बाहर से लगाया है जिसकी वजह से खिंच गया है उसको इलास्टिक फोर्स कहते हैं। नहीं, ये वो फोर्स जो इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा, जो इसके शेप को चेंज होने से रोक रहा है। जैसे मैं यहाँ पे खींचूंगा ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, वैसे अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो इसके शेप को चेंज नहीं होने देना चाहता है। लेकिन अगर आपका डोमिनेटिंग फोर्स है तो आप उसको खींच ले जाएंगे, लेकिन ये फोर्स लगातार वह लग रहा होगा और चाह रहा होगा कि दोनों एटम को r0 पे फिर से वापस लाए। अगर आपने गलती से वो वाला फोर्स हटा लिया, तुरंत से ये इलास्टिक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, जो बोलना है बोल लो, वो इसको अपने ओरिजिनल शेप में ले आएगा। तो देखो डेफिनेशन अब अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट regain its original shape and size after removing the deforming force is called elasticity, is called elasticity। ये इलास्टिक बिहेवियर है, हर बॉडी में थोड़ी थोड़ी होती है। अगर किसी बॉडी में इलास्टिक बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है उसको बोलते हैं इनइलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। समझ आ गया इलास्टिसिटी क्या होती है, कैसे एग्जर्ट करती है, इसका रीजन क्या है इलास्टिसिटी का, कौन सी बॉडी ज्यादा इलास्टिक होती है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा लगे, और दो एटम रहना कहां चाहते हैं r0 पे। अगर दो एटम r0 मीन
इंटर एटॉमिक डिस्टेंस r नॉट पे है तो उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा। जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाए खींचेंगे तो ये एटम एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसी जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसी को कहते हैं इलास्टिक फोर्स। इसी इलास्टिक फोर्स की वजह से मान लो मैं अपने हाथ पे इस तरफ बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूं तो यहाँ पे इस अंदर में मेरा हाथ के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगेगा और ये डिस्टेंस को चेंज करने से अपोज करेंगे, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस डेवलप होने का कारण मेरा ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स जो लगा है ना, एक्सटर्नल फोर्स जो लगा है वो इसके शेप में चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, और उस शेप में चेंज ना आए इसके लिए अंदर से डिफॉर्मिंग फोर्स, सॉरी रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। उस रीस्टोरिंग फोर्स को अपन क्या कह देते हैं, इलास्टिक फोर्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? उस इलास्टिक फोर्स से स्ट्रेस डेवलप होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्ट्रेस, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस पढ़ना अपने को, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का डेफिनेशन है इलास्टिक फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया is called stress। स्ट्रेस को अगर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रीस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स। यहाँ पे कभी भी गलती से भी एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लिखेंगे। ये बॉडी के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है, इलास्टिक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, उसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, वो होता है फोर्स अपॉन दिस एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। फोर्स अपॉन दिस एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। बताइए, स्ट्रेस इज अ वेक्टर और स्केलर, तो आप इसको स्केलर बोल सकते हैं, लेकिन असल में ये होता है टेंशन। जैसे आपने प्रेशर पढ़ा होगा ना, टेंशन, उसी तरीके से होता है टेंशन। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन होगा ml/t-2 बटा l2। तो बताओ डायमेंशन क्या होगा? m1 l-1 t-2। एग्जैक्टली प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होगा, ठीक है ना बेटा? फोर्स अपॉन एरिया लिखो बेटा। फोर्स क्या होता है? ml/t-2 बटा एरिया क्या होगा? तो ये हो गया इसका डायमेंशन। अब सुनो, ये जो स्ट्रेस होता है, मान लो एक बॉडी लिया मैंने, ये बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी है, इसका ओरिजिनल लेंथ है ये L0, ठीक है बेटा? ओरिजिनल लेंथ क्या है? L0। अब मैं यहां पे फोर्स लगा ऐसे, तो ये जो मैंने फोर्स लगाया है उस सरफेस से परपेंडिकुलर है या पैरेलल, तो ये इसका सरफेस है। मान लीजिए सरफेस एरिया है इसका A, तो एरिया से ये पैरेलल फोर्स कर रहा है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, जिसमें फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है, वो जो डेवलप करता है वो करता है नॉर्मल स्ट्रेस। क्या मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं यहां पे, स्ट्रेस में लिखूंगा एक्सटर्नल फोर्स बटा एरिया? नहीं। जैसे मैं ये फोर्स लगाता हूं तो ध्यान से सोचना, यहां पे पीछे की तरफ एक फोर्स डेवलप होता है जिसको रीस्टोरिंग और इलास्टिक फोर्स कहते हैं। और अगर ये बॉडी मोशन में नहीं है, क्योंकि यहां पे मैंने इसको फिक्स कर दिया है, मोशन में नहीं आ रहा, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ये इलास्टिक फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। समझ आया? हमेशा ये बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में इलास्टिक फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो आप लिखेंगे F इलास्टिक बटा एरिया। F इलास्टिक बटा एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है दो तरह का होता है। ये है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल मतलब ये इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये कौन सा स्ट्रेस है? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस को ऐसे लिख सकते हैं, इलास्टिक फोर्स या स्ट्रेस which try to oppose the elongation is called normal tensile stress।
वैसा स्ट्रेस विल ट्राई टू अपोज द इलोंगेशन। अरे भाई ये जो इलास्टिक फोर्स है वो इलोंगेशन होने देना चाहता है कि उसको अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। इलोंगेशन को जो स्ट्रेस अपोज करता है उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ये हो। अब मान लो यही डायग्राम में बनाओ, यही मैंने सॉलिड लिया और अब मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे समझ लेना, यहां पे समझो, अब मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो इलास्टिक फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इलास्टिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और ऐसा नहीं इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, फोर्स इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा है। तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे इस तरह से इलास्टिक फोर्स लगेगा। इसको आप बोलेंगे कंप्रेसिव नॉर्मल। नॉर्मल क्यों? क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल स्ट्रेस which is equal to F upon A। F कौन सा? इलास्टिक, जो एक्सटर्नल के बराबर हो सकता है लेकिन हमेशा एक्सटर्नल के बराबर हो ये जरूरी नहीं है। इसे स्ट्रेस को दूसरा नाम देते हैं टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, इस नॉर्मल को हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। सॉरी लॉन्गिट्यूडनल, आई एम सॉरी लॉन्गिट्यूडनल, इसमें लेंथ के लॉन्ग लग रहा है इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल नॉर्मल स्ट्रेस। इसको कह सकते हैं आप लॉन्गिट्यूडिनल, इसको लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में लग रहा है, इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। लेंथ के लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ये कंप्रेशन या इलोंगेशन को अपोज करता है। इसका अगर डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे बोलो? ये कौन सा स्ट्रेस है? स्ट्रेस which is try to oppose the compression which is called compressive normal stress। क्या है ये? compressive normal stress। समझ आ रहा है यहां तक? तो बताइए नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस होता है when force applied perpendicular to the surface per unit area। perpendicular to the surface per unit area, ये भी force applied perpendicular to the surface per unit area। और ये भी है force applied perpendicular to the surface। अरे भाई ये surface है, इसके perpendicular डायरेक्शन में force लगा रहा हूं। ये देखिए ये फोन है, इस फोन के इस तरफ ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे फोर्स नहीं लगाऊंगा एक पॉइंट पे, पूरा ऐसे इस तरीके से मैं फोर्स लगाऊंगा। वही एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से जो मैं फोर्स लगाऊंगा ये होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया पे ऐसे लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फोर्स बताओ इस तरीके से ऐसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसका डायरेक्शन किधर है? ये है एरिया सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस दो तरह का होता है, कंप्रेसिव और इलोंगेट। नेक्स्ट मान लो मैंने इसमें फोर्स लगाया, ओरिजिनल लेंथ था इसका L0, ये इलोंगेट होकर यहां तक पहुंच गया, ये इलोंगेट होकर यहां पे पहुंच गया। ये इलास्टिक फोर्स अभी भी पीछे लग रहा था इसके, ये लेंथ है इसका डेल्टा x, ठीक है ना? तो यहां से डिफाइन करते हैं हम लोग स्ट्रेन, इसको बोल सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन क्यों बोला भाई? क्योंकि ये अपने सरफेस से, देखो ये इसका सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खींच रहा है, इसीलिए इसको बोल देते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन या स्ट्रेन डिफाइन होता है चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन, इसको स्ट्रेन को आप लिख सकते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू बताइए चेंज कितना हुआ है? तो ये इसका फाइनल लेंथ है और ये इसका इनिशियल लेंथ है, ये डेल्टा x या डेल्टा a इसको बोल देते हैं, ये डेल्टा l बटा ओरिजिनल लेंथ है इसका l या l0 जो भी बोलेंगे, ये हो गया स्ट्रेन। ये स्ट्रेन किसकी वजह से हुआ है? इलास्टिक फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है? बहुत आराम से सोचना, है तो बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, बच्चा समझ ही नहीं पाता, फील ही नहीं कर पाता। देखना स्ट्रेन किसकी वजह से हुआ है? तो ये जो फोर्स है ना ये बहुत स्मार्ट है, ये हमेशा अट्रैक्ट नहीं करता, ये हमेशा रिपेल नहीं करता, इवन ये हमेशा लगता भी नहीं है। अगर मैं इसको ना लगाऊं तो ये नहीं लग रहा होगा, ये आराम से सॉलिड पड़ा रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो ये थोड़ा खींचेगा, ये क्या होगा? खींचेगा, इसके शेप में चेंज आएगा और फिर जाके ये लगना शुरू कर देगा इस शेप को जो चेंज हुआ है उसको अपोज करने के लिए।
तो तुम अच्छे से सोच के बोला स्ट्रेन का कारण क्या है? स्ट्रेन इज ड्यू टू एक्सटर्नल deforming force. Strain is not due to elastic force. Strain is due to external deforming force. External deforming force. इसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा? यूनिटलेस, क्योंकि चेंज इन लेंथ इज लेंथ और बटा लेंथ. यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होगा. ना तो स्ट्रेन का कोई यूनिट होगा, ना ही इसका कोई डायमेंशन होगा. इसका कारण क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स. जैसे लगेगा ये थोड़ा खिंच जाएगा. आपको समझ में आ गई ये बात? तो आपको समझ में आया स्ट्रेस क्या होता है. अब स्ट्रेस में स्पेशली आपने समझा कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं पर स्ट्रेस. अब एक स्ट्रेस होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरह का होता है. एक होता है कंप्रेसिव और दूसरा होता है टेंसाइल. टेंसाइल स्ट्रेस वो होता है जो इलोंगेशन को अपोज करता है, इलोंगेशन होने की वजह से डेवलप होता है. और कंप्रेसिव स्ट्रेस वो होता है जो कंप्रेशन को अपोज करने के लिए डेवलप होता है या सॉलिड वेट कंप्रेशन की वजह से डेवलप होता है. राइट? अब आपने पढ़ा स्ट्रेन क्या होता है. स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन. स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल मतलब इसके सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ. इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लेंथ चेंज हुआ है डेल्टा एल बटा ओरिजिनल लेंथ था एल. ये जो डेल्टा एल बाय एल है वो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से डेवलप हुआ है. ठीक है? इसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता. नेक्स्ट इज टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस. ये शियर स्ट्रेस क्या होता है? तो देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है? मान लीजिए एक सिलेंडर था ऐसा जिसका ये वाला पार्ट फिक्स है. सिलेंडर का लेंथ है एल. अब क्या होगा कि इसके सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन फोर्स लगा है. देख रहे हो ना? ये सरफेस मान लो ऐसा रख दिया मैंने सिलेंडर, नीचे वाला ऐसा फिक्स रखा, इधर फोर्स लगा है. तो क्या होगा? आराम से देखो ये बेंड हो गया. इसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आया. क्या हुआ? ये बेंड हो गया, ऐसे बेंड हो गया. तो बताओ ये क्या होगा? जैसे मैं इस तरफ सिलेंडर पे फोर्स लगाऊंगा ये सिलेंडर कुछ ऐसा हो. तो फोर्स की डायरेक्शन में ये डेल्टा एक्स झुक गया और इसका ओरिजिनल लेंथ है. ठीक है भाई? अब शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में सरफेस के टेंजेंट, समझ रहे हो? जो सरफेस है ना उस सरफेस के टेंजेंट डायरेक्शन में लगा. देखना भाई ये रहा, ये देखना. ये पहले किस लगाया था? ऐसे लगाया था. ऐसे पहले जो फोर्स लगाया था नॉर्मल स्ट्रेस. नाम में कंफ्यूज मत होना यार. नॉर्मल मतलब सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर. देखो नॉर्मल स्ट्रेस, कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस. देखो ये है तुम्हारा कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस और ये है तुम्हारा शियर स्ट्रेस. यस, शियर स्ट्रेस. तो यहाँ पे इस सरफेस पे कंप्लीट सरफेस एरिया पे मैंने फोर्स लगाया था F. तो ये होगा टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. कौन सा फोर्स? इलास्टिक फोर्स है ना. एक्सटर्नल फोर्स इलास्टिक फोर्स के बराबर हो सकता है. ये वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है. इसके अंदर इलास्टिक फोर्स डेवलप हो रहा होगा जो इसके शेप में चेंज होने देना नहीं चाहता है. उसी तरीके से यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेन क्या होगा? शियर स्ट्रेन होगा चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन. पहले एग्जैक्टली ये वर्टिकल था, अभी वर्टिकल से डेल्टा एक्स झुक गया तो इसको कह सकते हैं आप डेल्टा एक्स बाई एल. ये है शियर स्ट्रेन. अच्छा मान लीजिए कि यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन पे जहाँ ये पहले था उस स्ट्रेट लाइन से थीटा एंगल बेंड हुआ है. थीटा इज वेरी स्मॉल. बहुत ज्यादा बेंड तो नहीं कर देंगे ना आप. इफ थीटा इज स्मॉल तो आप लिख सकते हैं sin थीटा और tan थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा. अगर थीटा छोटा हो तो sin थीटा tan थीटा एक ही बात होता है जो कि थीटा के बराबर होता है और थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है ना? अरे आर्क लेंथ r थीटा तो थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा आर्क बटा लेंथ. देखो डेल्टा x बटा l. इसको कहते हैं अपन शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x बटा l. ये आपका शियर स्ट्रेन. दिस इज आल्सो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. अरे भाई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बेंड हुआ है
और उस बेल्ट को अपोज करने के लिए इलास्टिक फोर्स लगता है, बी क्लियर, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन लेस, इसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता। तो ये आपका शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर लैंग्वेज से डिफाइन करना, फोर्स पैरेलल टू द सरफेस पर यूनिट एरिया। अरे वाह, बढ़िया डेफिनेशन है। फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नॉर्मल, perpendicular to the surface current area is normal stress, and shear stress or tangential stress is a force parallel to the surface per unit area is called shear stress। बहुत आसान है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रेस फोर्स लगाने की वजह से लेंथ में चेंज हुआ था, इसलिए उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में बेंड हो गया, इसलिए इसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या टेंजेंशियल शियर स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। Right. Next one is and last one is volumetric stress. Volumetric stress usually in a fluid. Usually in fluid. ये usually fluid में होता है। मान लो ये fluid है और इस fluid में कोई एक सरफेस, या तो आप स्विमिंग कर रहे हो पानी में डूब जाते हो, ये पानी के अंदर चले जाते हो, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, हर तरफ से फ्लूइड प्रेशर एक्ट हो रहा होता है, ठीक है ना, फ्लूइड प्रेशर एक्ट हो रहा होता है। तो वैसा यहां पे स्ट्रेस जो इसके वॉल्यूम में चेंज लाने की कोशिश करता है, इसलिए कहते हैं इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट, और ये फोर्स यूनिट पर यूनिट एरिया, मान लो इंटरनल प्रेशर P और बाहर से प्रेशर लगा P, तो यहाँ पे जो डेल्टा P है, एक्सेस प्रेशर है, अंदर में प्रेशर P, बाहर में प्रेशर P और आउटसाइड प्रेशर ज्यादा लगा, तो इसके वॉल्यूम में थोड़ा कंप्रेशन होगा, तो ये कह देते हैं डेल्टा P। ये कैसा डिफाइन हो जाता है, डेल्टा P। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को आप कह सकते हैं डेल्टा P, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा माइनस डेल्टा V बाई V, माइनस V बाई V क्योंकि कंप्रेसिव है, ये वॉल्यूम को कम करेगा, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख लेते हैं माइनस डेल्टा V बाई V। इसका भी कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता, तो इसको कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आया? तो फोर्स पर यूनिट एरिया व्हिच ट्राई टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स per unit area which try to oppose the change in volume। कभी कभी इमोशनल होकर किताबों में भी लिख देता है, जैसा मैं भी यहाँ पे लिखने जा रहा था फोर्स पर यूनिट एरिया which try to change in volume। अरे भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया which try to change in volume is external force, और external force never develop stress। देख मेरे भाई, एक्सटर्नल फोर्स लगने से डायमेंशन में चेंज होता है, उस डायमेंशन में चेंज को अपोज करने के लिए फोर्स लगता है, उसी फोर्स को कहते हैं अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। उसी फोर्स को अपन कहते हैं इलास्टिक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो बताओ स्ट्रेस बराबर क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो फोर्स लग रहा है उसको अपन बोल देंगे स्ट्रेस, अंदर से जो अपोज करना चाह रहा था, इसमें चेंज को जो अपोज करना चाह रहा था उसको कह देते हैं अपन रीस्टोरिंग फोर्स। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बराबर होगा फोर्स अपॉन एरिया, ये हो जाएगा आपका डेल्टा P, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा माइनस डेल्टा V बाई V। नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। यहां पर एक कंसेप्ट सवाल करना चाहे तो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत फेमस सवाल है कि मान लो एक सॉलिड लिया और यहाँ पे फोर्स लगा है F और यहाँ पे भी फोर्स लगा है F, और एक सॉलिड लिया मैंने। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, NLM से भी कंफ्यूज रह जाते हैं इसमें। यहाँ पे फोर्स लगा, ये लगा मैंने F, एरिया इसका A, एरिया इसका A। किस केस में स्ट्रेस ज्यादा है, डायग्राम A या डायग्राम B? यहाँ पे दोनों तरफ फोर्स लगा है F और F, यहाँ पे एक ही तरफ फोर्स लगा है, किस केस में स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा? तो आपको बहुत सारे बच्चों को इससे पता होगा, स्ट्रेस इन A is equal to stress in B। बहुत ज्यादा बच्चे बोलेंगे नहीं सर ऊपर वाले में स्ट्रेस ज्यादा होगा, दो फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट खींच रहा है, ज्यादा इसमें
डिफॉर्मिंग होने की कोशिश करेगा, इसमें कम डिफॉर्म होगा, ऐसा नहीं है बेटा। ये भी रेस्ट में, मतलब इधर वाला फोर्स बराबर है, और ये भी रेस्ट में, तो ये फोर्स जितना आगे लगा ये दीवार भी इसको उतना ही फोर्स पीछे लगा, तो दोनों सिचुएशन आइडियली क्या हो गया, सेम हो गया। समझ आया आपको ये बात? दोनों केस में स्ट्रेस सेम डेवलप होगा, दोनों ही केस में स्ट्रेस सेम डेवलप होगा। इसको आप लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिए एक सॉलिड लिया और ये सॉलिड है, ये थोड़ा सा टिल्टेड कटा हुआ है ऐसा। इसे मान लो पेंसिल है आपके पास, और पेंसिल को जैसे मान लो ये पेंसिल, हाँ मतलब अभी नया देखा है वो, ये ऐसा पेंसिल है, नया में तो पेंसिल ऐसा ही होता है भाई, नया पेंसिल नहीं देखा क्या? अब इसको ब्लेड लिया और ब्लेड से साफ करने की कोशिश करो, तुमने ऐसे ही काट दिया इसको, तो ऐसे काट दिया तो ये पेंसिल तो ऐसे दिखेगा, तो ऐसे ही सरफेस मान लो वर्टिकल से इसका जो सरफेस है वो थीटा एंगल बना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ये। अब इस पे इस तरीके से यहां पे मैंने फोर्स लगाया, देन फाइंड नॉर्मल एंड shear stress and also find angle at which normal and shear stress will be maximum। बढ़िया सवाल। ये जो सरफेस है, दैट सरफेस इज नॉट वर्टिकल, ये वाला सरफेस वर्टिकल है। अभी तक जो आपने पढ़ाया था उसमें मैंने सरफेस वर्टिकल लिया था, और उस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगाता हूं तो नॉर्मल स्ट्रेस डिफाइन होता है, और उस सरफेस के पैरेलल अगर फोर्स लगाता हूं तो टेंजेंशियल स्ट्रेस डिफाइन होता है। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है कि नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस दोनों निकालना है। नॉर्मल स्ट्रेस दोनों होगा, हाँ, क्योंकि अगर वर्टिकल फोर्स होता ना तो ये फोर्स मेरा वर्टिकल सरफेस होता तो फोर्स परपेंडिकुलर होता, और इधर वाला फोर्स पैरेलल होता, लेकिन ये सरफेस ऐसा है और फोर्स तो इधर लगा है। तो अच्छे से सोचना, फोर्स और सरफेस के बीच में कितना एंगल लगा है। अच्छा, मैं इसका एरिया का डायरेक्शन देखो, अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये होगा इसका नंबर। ठीक है भाई, क्या अगर ये एंगल थीटा तो एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा है तो इसके नॉर्मल से, मतलब यहां पे एक नॉर्मल प्लॉट करूंगा एरिया से, तो नॉर्मल जो फोर्स के बीच में एंगल बनाएगा वही थीटा, ये थीटा होगा क्या? ये थीटा गिवन नहीं, ये तो नॉर्मल मैंने प्लॉट करा है खुद से। क्या ये थीटा होगा क्या? कैसे डिफाइन करेंगे कि ये थीटा होगा? तो ऐसे का लाइन है ना बेटा, ये लाइन है ऐसा, ठीक है ना, और ये यहां से बन रहा है एंगल थीटा। मतलब इसको तुम अगर ऐसे देखोगे तो सरफेस दिखेगा, यहां से देखोगे तो लाइन ही दिखेगा, और यहां पे फोर्स ऐसे है। और ये मैं बोल रहा हूं कि इस सरफेस से ये मैंने नॉर्मल प्लॉट किया है, तो क्या ये एंगल थीटा होगा? हाँ बिल्कुल ये थीटा होगा। कैसे मैं समझाता हूं, मान लो डॉटेड लाइन ऐसे प्लॉट करते हैं, तो अगर ये थीटा तो ये बोलोगे थीटा, ये क्या है 90 माइनस थीटा, राइट? अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल क्या होगा? क्योंकि ये 90 है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। बहुत आसानी से समझ आ गया, चलो बहुत आसानी से। अब जो ये फोर्स है इसके दो कंपोनेंट, एक फोर्स का ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा, और इस फोर्स का इस तरह वाला कंपोनेंट होगा F sin थीटा। बेटा या फिर ऐसे से खींचूंगा, सरफेस खींचूंगा, समझ नहीं आएगा, ये वर्टिकल लाइन, ये वाला वर्टिकल लाइन, और ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस ले लिया मैंने, ये इसका सरफेस है। सरफेस से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो डिफाइन कर देगा नॉर्मल स्ट्रेस। बोलोगे सर वो आपने बोला था एक्सटर्नल फोर्स नहीं डिफाइन करता, तो बेटा यहाँ पे लोगोरियम कंडीशन है, तो आप लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में F cos थीटा है, तो यहाँ पे स्ट्रेस भी F cos थीटा से डेवलप होगा, तो ये आप लिखेंगे F cos थीटा नॉर्मल स्ट्रेस के लिए इनटू ये वाला एरिया, क्योंकि इस एरिया पे फोर्स लग रहा है। अपने को ये एरिया पता है, ये वाला एरिया कहाँ पता है? तो इस एरिया को मान लेते हो A डैश, ठीक है ना। अब A डैश का कंपोनेंट लोगे अगर इधर, तो ये होगा A के बराबर। A डैश यहाँ पे लिख लीजिए आप, एंड A डैश cos थीटा बराबर है,
लो सर ये कैसे, ए का कंपोनेंट होना चाहिए ए cos थीटा बराबर a डैश, होना चाहिए a cos थीटा बराबर a डैश, आप लिख रहे हो a डैश cos थीटा बराबर a, तो सुनो कंपोनेंट हमेशा बड़े वाले का लेते हैं, ये बड़ा है, इसका कंपोनेंट इधर लोगे ना तो a cos थीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी ये a डैश माना है अगर तो ये a दिया हुआ था, ये सरफेस एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो इस a का कंपोनेंट यहाँ जो a है तो इस a का कंपोनेंट इधर नहीं ले सकते क्योंकि कंपोनेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो a डैश का कंपोनेंट इधर लेंगे तो a डैश cos थीटा बराबर a होगा, तो a डैश बराबर क्या होगा, a डैश बराबर क्या होगा a बाई cos थीटा, तो यहाँ से देखो नॉर्मल स्ट्रेस जिसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये होगा f cos स्क्वायर थीटा बाई a, कैसे बेटा, तो यहाँ से a डैश है, a डैश देखो यही एरिया लेंगे ना भाई स्ट्रेस के लिए, उसी एरिया पे फोर्स लग रहा है ना, तो बताओ a डैश बराबर क्या होगा a बाई cos थीटा, a बाई cos थीटा ऊपर चला जाएगा ये आएगा। और अगर आप शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो शियर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बोलो किधर कौन सा लोगे, शियर स्ट्रेस के लिए टेंजेंशियल सरफेस के लॉन्ग जो फोर्स लगता है वो लेंगे आप F sin थीटा बेटा, यही वाला एरिया लेंगे आप, यही वाला एरिया लेंगे बेटा, यही वाला एरिया लेंगे a डैश को लिख सकते हैं आप a बाई cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका F sin थीटा इनटू cos थीटा बाई a। इस शियर स्ट्रेस को आप चाहे तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर ले, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा sin 2 थीटा, और 2 से डिवाइड कर देते हैं क्या आएगा आपका शियर स्ट्रेस, और ये आएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू तो निकालनी, अब ये भी पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होना चाहिए था, ये एंगल कितना होना चाहिए था, एट लीस्ट आपको डायग्राम ढंग से देखना है क्वेश्चन को पॉज पीछे करके आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंगल एट लीस्ट नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम, कितने एंगल पे नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, तो देखो ये फोर्स सेम है, एरिया कांस्टेंट है, अरे एरिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो फिक्स ही है ना, वो तो चेंज हो नहीं रहा। थीटा की बात करें कितने थीटा पे मैक्सिमम होगा, तो ये वाली चीज तभी मैक्सिमम होगा जब ये cos स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा, और cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, कब होती है वो 0 डिग्री पे, तो नॉर्मल स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ये थीटा 0 डिग्री होता, ये थीटा 0 डिग्री का सरफेस ऐसा हो जाता और ये परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता सरफेस से वो नॉर्मल स्ट्रेस डिफाइन करता, राइट। यहां देखो ये तभी मैक्सिमम होगा जब ये वाला फैक्टर मैक्सिमम हो, और sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किसी भी sin के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 कब, जब ये 90 डिग्री होगा, मतलब 2 थीटा क्या होगा 90 डिग्री, मतलब थीटा क्या होगा 45 डिग्री, मतलब शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री। Shear stress will be maximum at theta is equal to 45 degree. Shear stress will be maximum at theta is equal to 45 degree. समझ आ गई ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हुक्स लॉ। क्या कहता है भाई हुक्स लॉ? हुक्स लॉ कहता है जो भी कहता है उसको मैं स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करता हूं। स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या ये दोनों ही हुक्स लॉ हैं? क्या दोनों सेम बात है कि दोनों अलग बात है, या नीचे वाला हुक्स लॉ है या ऊपर वाला हुक्स लॉ है? ये थोड़ा डिफाइन करिए, क्योंकि अगर आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, मान लीजिए आप 12th पास आउट है तो आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आप अच्छे से सोच के देखिए। स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, मतलब स्ट्रेन डेवलप स्ट्रेन, उतना ही ज्यादा स्ट्रेन होगा जितना स्ट्रेस होगा, या उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होगा जितना स्ट्रेन होगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों कि सिर्फ ऊपर वाला, कि नीचे वाला, या दोनों एक ही बात? ठीक है ना? तो थोड़ा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल कह देंगे सर ये वाला गलत है। अरे तुम्हें क्या लग रहा है, मैं तो ये वाला सोच रहा था सर। नहीं बेटा, ये वाला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ कहता है अंडर द इलास्टिक लिमिट। देखो ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इलास्टिक लिमिट की बात नहीं कर रहे हो, कितना भी लॉन्गेट कर दोगे तो स्ट्रेस जगह भी नहीं होगा। देख भाई, ये था स्प्रिंग, खराब तो करी थी और खराब कर लेते। मान लीजिए इसको मैं खींचता हूं, तो जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा स्ट्रेन। मैं यहां पे कांसेप्ट लिखता हूं, स्ट्रेन इज
ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अरे भाई जब मैं फोर्स लगाऊंगा नहीं तो दो मॉलिक्यूल आपस डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे यहीं पे रहना चाहेगा, देख इधर यहीं पे रहना चाहेगा R0 पे, कोई फोर्स इलास्टिक फोर्स नहीं लग रहा, उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। जैसे ही तो इसको पकड़ के थोड़ा खींचेगा, खींचोगे जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स से खींचोगे तो स्ट्रेन आएगा, तो स्ट्रेन इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड स्ट्रेस इज डेवलप ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू स्ट्रेन। जो स्ट्रेस है वो किसके वजह से डेवलप हो रहा है? स्ट्रेन की वजह से। और जितना ज्यादा मैं खींचता जाऊंगा उतना ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होता है, उतना ज्यादा जितना ज्यादा खींचूंगा एक्सटर्नल फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, और जितना स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा। और इसीलिए पहले खींचना आसान है, जैसे जितना ज्यादा खींचोगे स्ट्रेस उतना ज्यादा होगा, मतलब खींचना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो तो और भी बहुत ज्यादा फोर्स लगा खींच दिया तुमने, और भी खींचना मुश्किल हो गया, और ज्यादा फोर्स लगा दिया तुमने, और ज्यादा फोर्स लगा दिया, आप छोड़ा जैसे ही तो रह गया ओरिजिनल पोजीशन पे, वापस नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करा दिया तुमने। इसीलिए लिखा है अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डेवलप इन सॉलिड is directly proportional to strain. ये रहा, stress developed in a solid is directly proportional to strain. Directly proportional to strain. समझ आया कि नहीं आया? देखो जो थ्योरी है ना वो तो उसको हिस्ट्री की तरह, उसको एक इंफॉर्मेशन की तरह समझाने से काम नहीं चलेगा। मैं अगर चाहता तो लिखता ये स्टेटमेंट है और ये लॉ आ गया, फिर हो गया भाई पढ़ लो, और इसका उल्टा भी तुम लिख लेते, तुम्हें लगता सर ये भी तो लिख सकता, नहीं लिख सकते भाई, ये सही है, ऐसा कैसे होगा? स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। क्या स्ट्रेन स्ट्रेस की वजह से डेवलप हुआ है? ये जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस की वजह से डेवलप हुआ है क्या? नहीं, स्ट्रेन जो डेवलप हुआ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डेवलप हुआ है, और जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा स्ट्रेस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट। तो बताइए क्या लिखेंगे आप? फॉर नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फॉर नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आप लिखेंगे स्ट्रेस कौन सा? नॉर्मल वाला। ये जो जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया वो तीनों तरह के स्ट्रेन में और स्ट्रेस में लगेगा। तीन तरह के है ना अपने, नॉर्मल, शियर और वॉल्यूमेट्रिक, तीन बेसिक। देखो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन आपने हटा दिया, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल साइन क्यों हटा दिया? तो मान लो एक स्टील है, उसको मैंने इलास्टिक लिमिट में कुछ स्ट्रेन दिया और रबर में दिया, दोनों में मैंने स्ट्रेन सेम दिया, क्या दोनों में स्ट्रेस सेम डेवलप होगा? बहुत आसान बात है कि अगर दो डिफरेंट सॉलिड में इलास्टिक ले लिया, मैंने स्टील ले लिया, मैंने एक रबर ले लिया और मैंने एल्युमिनियम ले लिया, दोनों में तीनों में सेम स्ट्रेन दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैंने सेम स्ट्रेन दिया, क्या अंदर में सेम स्ट्रेस डेवलप होगा? नहीं। स्ट्रेस जो अंदर में डेवलप होगा उसके इलास्टिक बिहेवियर पे भी तो डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा इलास्टिक है कितना कम इलास्टिक है, राइट? तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जब मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आ जाएगा, जिस गामा को कहते हैं आप YOUNG, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस बताइए नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स? इलास्टिक फोर्स इज इक्वल टू गामा। स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल बाई एल, नॉर्मल की बात चल रही है, ये डेफिनेशन। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई ए, जिसको आप सिग्मा कह सकते हैं, बाई डेल्टा एल बाई ए, ये देखिए डेल्टा। तो यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ पर यूनिट स्ट्रेन। अगर कम स्ट्रेन में ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो गया, मतलब वो जितना ज्यादा इलास्टिक है, मतलब थोड़ा खींचा लेकिन वो अपोज बहुत ज्यादा तेज कर रहा है, मतलब यंग मॉडुलस उसकी बहुत ज्यादा है, वो उतनी ज्यादा इलास्टिक हो गया है। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर मान लो कि मैं नॉर्मल स्ट्रेस को डबल कर दूं, किसी वजह से डबल कर दूं, तो क्या गामा डबल हो जाएगा? नहीं, गामा इज अ यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस इज अ property of a solid, property of solid does not depends upon young modulus. This young modulus is a property of a solid, does not depends upon stress and strain.
ये अजीब बात है थोड़ी सी। क्या अजीब बात है? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो स्ट्रेस है, सॉरी यंग मॉडुलस है, वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता। प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। गामा, ये गामा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड डज नॉट डिपेंड अपॉन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इस फॉर्मूले में क्यों आ गया? इस फॉर्मूले में जब ये आया था तो इस पे डिपेंड तो करना चाहिए था, नहीं। असल में ये जो होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है सेम वैसे जैसे V = IR। वोल्टेज को चेंज करने से R थोड़ी ना चेंज होता है बेटा, करंट चेंज हो जाता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, समझ में आया कि नहीं आया? अब इस यंग मॉडुलस की जो सिग्निफिकेंस है वो मैं थोड़ा समझा दूं आपको। यंग मॉडुलस रिप्रेजेंट इलास्टिक property of body for perfectly elastic gamma is infinite। आइडियली मतलब परफेक्टली इलास्टिक भी असल में कुछ नहीं होता। जिस तरीके से परफेक्टली रिजिड नहीं होता है, परफेक्टली रिजिड नहीं हो, किसी न किसी फोर्स पर टूटेगा, उसी तरीके से परफेक्टली इलास्टिक भी कोई चीज नहीं होता। एक्जेक्टली अपने शेप को रिटेन कर ले तो आइडियल कंडीशन। तो आइडियली गामा की वैल्यू क्या होगी? अच्छा देखिए, फॉर प्लास्टिक बिल्कुल भी शेप रिगेन ना करे, बिल्कुल भी शेप रिगेन ना करे, इसका मतलब है कि स्ट्रेन आपने बहुत दिया लेकिन शेप को रिगेन ही नहीं करा, मतलब स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। कैसे नहीं हो सकता अगर गामा 0 हुआ? फॉर प्लास्टिक बॉडी गामा इज इक्वल टू 0। प्लास्टिक बॉडी के लिए गामा क्या हो जाती है? 0। और समझना अच्छे से, मोर द वैल्यू ऑफ गामा, more the value of gamma, more the elastic property। जितनी गामा की वैल्यू ज्यादा होगी, इलास्टिसिटी और इलास्टिक प्रॉपर्टी उसमें उतना ही ज्यादा, ठीक है ना? इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी और इलास्टिसिटी में ज्यादा। यहां पे जो लिखा था तो लिख तो दिया है ना यहाँ पे। अच्छा, गलत जो समझाया है ना कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसको लिखना और क्यों गलत है वो भी लिख लेना, है ना? तभी काम आएगा और कंसेप्ट आप अच्छे समझेंगे। आगे देखिए, आपने क्या बोला? गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं स्ट्रेस बटा स्ट्रेन तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। मान लो स्ट्रेट लाइन बना tan थीटा, तो tan थीटा मतलब स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा परपेंडिकुलर, ये बेस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो असल में स्लोप क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? यंग मॉडुलस को, मतलब इलास्टिसिटी को। जितना ज्यादा स्लोप होगा यंग मॉडुलस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यंग मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अगर किसी बॉडी की टेंपरेचर बहुत बढ़ा दी जाए तो उसकी जो यंग मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम हो जाती है, धीरे धीरे यंग मॉडुलस की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। मतलब इलास्टिक बिहेवियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। एंड नेक्स्ट वन इज R नॉट एंड गामा। ये गामा थोड़ा सा अलग ढंग से समझना, ये गामा है, ठीक है ना? इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड यंग मॉडुलस इज कांस्टेंट। कैसे? जैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होती है ना, जब आप बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा इलांगेट करेंगे ना तो उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा और ज्यादा करेंगे तो इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। और मान लो खींचते खींचते देखो मैं यहाँ खींच दिया, तो अब ये असल में ये वाला जो स्प्रिंग का पोर्शन है, ये वाला स्प्रिंग का पोर्शन है, ये असल में ओरिजिनल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है। अगर मैं इसको थोड़ा खींच के छोड़ तो वो सेम में आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा खींच के छोड़ देता हूँ तो जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो यंग मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। अगर इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसमें यंग मॉडुलस की प्रॉपर्टी, मतलब इलास्टिक बिहेवियर की प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बातें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है ना? बताओ, हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है नॉर्मल स्ट्रेस के केस में हो जाता है यंग मॉडुलस। वो क्या आ जाता है? यंग मॉडुलस।
Young modulus does not depends upon normal stress and strain. It's the property of body. It depends upon nature of solid. Different solid के लिए ये अलग-अलग होगा. Young modulus represent elastic property of a body. ये कितना elasticity ज्यादा होता है बॉडी में उसको रिप्रेजेंट करता है. अगर बॉडी ज्यादा इलास्टिक है तो गामा की वैल्यू और ज्यादा होगी. परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के लिए गामा की वैल्यू होती है इनफाइनाइट. फॉर प्लास्टिक बॉडी गामा इज 0. जितना ज्यादा इलास्टिक होगा बॉडी उतना ज्यादा उसके गामा की वैल्यूज होगी. ठीक है ना. अच्छा, यहाँ पे गामा को लिख सकते हैं आप स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, राइट. तो फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका स्लोप हो जाएगा. स्लोप यंग मॉडुलस को बताएगा. जितना ज्यादा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व का स्लोप बनेगा उतना ही ज्यादा यंग मॉडुलस होगा, मतलब ज्यादा इलास्टिक होगी. और जितना कम होगा स्लोप उतना कम यंग मॉडुलस होगा, उतना कम इलास्टिक बॉडी होगा. गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर. किसी सॉलिड का टेंपरेचर बढ़ाने से वो अपनी इलास्टिसिटी की बिहेवियर को लूज करता जाता है. वो जितना हाई टेंपरेचर पर रखोगे इलास्टिक प्रॉपर्टी उसमें थोड़ी सी कम होती जाती है. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या यंग मॉडुलस का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है. हेंस यंग मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, राइट. तो ये सारी बातें अपन ने किसके लिए पढ़ा है? यंग मॉडुलस के लिए, नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए. ठीक है. अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शियर स्ट्रेस के लिए एंड बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए. दोनों फार्मूला भी लिख देता हूं, लेकिन अभी ज्यादातर चर्चा यंग मॉडुलस पे ही करेंगे. यहां पे देखो, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेन को आप सीधा सीधा थीटा लिख सकते हैं और ये रहा आपका शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेन को थीटा क्या बोला? शियर स्ट्रेस. ये होगा आपका F by A is equal to eta into, इस eta को कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? यूनिट सेम एज प्रेशर. क्यों? क्योंकि ये तो यूनिट एंड डायमेंशन लेस है. सेम एज प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और ये स्केलर टर्म है, ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता. ये प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड है, राइट. ये हो गया ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. इस पे डिस्कशन डिटेल में बाद में करेंगे. अभी आप इसको बस इतना लिख लीजिए, पूछ रहा हूं इसलिए यहां पे लिखा है. नेक्स्ट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का होता है वही डेल्टा इज इक्वल टू बीटा डेल्टा V बाई V विद अ नेगेटिव साइन. तो ये आ जाएगा आपका बीटा बल्क मॉडुलस, इसको कहते हैं डेल्टा E V बटा माइनस ऑफ डेल्टा V. ये बटा नीचे ले गया ना माइनस साइन के साथ. तो ये आपका आ जाएगा बल्क मॉडुलस. ये क्या है आपका बल्क मॉडुलस. बल्क मॉडुलस किसके लिए डिफाइन हुआ था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. बल्क मॉडुलस ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है. और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है उसको कहते हैं अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो देखो, तीन तरह का आपने क्या पढ़ा है स्ट्रेस. कौन कौन सा? नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. और तीन तरह का पढ़ा आपने स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. उसी तरीके से हुक्स लॉ के भी तीन फॉर्मेट हो गए, क्योंकि तीन स्ट्रेस और तीन स्ट्रेन होते हैं, इसलिए हुक्स लॉ के तीन फॉर्मेट. पहला हुक्स लॉ में जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया था वो था यंग मॉडुलस, राइट. यंग मॉडुलस की प्रॉपर्टी बहुत सारी लिखी तो सारी याद होनी चाहिए आपको. नेक्स्ट, मान लीजिए अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं, ये ग्राफ बना है, ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन डेल्टा एल पे, और ये होता है बेटा F बाई ए. ये A सॉलिड के लिए, B सॉलिड के लिए, और ये सॉलिड C भी है मान. तो बताओ किसका इलास्टिक बिहेवियर सबसे ज्यादा है? जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस. स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस. और जितना ज्यादा स्लोप होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी. सबसे ज्यादा स्लोप C का है, मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन C in A and B. सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी है C में, सबसे ज्यादा इलास्टिक है C, उसके बाद है A और उसके बाद है B. अगर मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये मैंने रख दिया सिग्मा, जिसको कहते हैं अपन स्ट्रेस, और इसको बोल देते हैं डेल्टा एल बाई ए. यहाँ पे दो ग्राफ बने, मैंने A के लिए यहाँ पे एंगल बनाया 30 डिग्री और B के लिए यहाँ से एंगल बनाया 30 डिग्री. बताइए यंग मॉडुलस ऑफ A बटा यंग मॉडुलस ऑफ B का रेशियो.
तो सवाल को थोड़ा सा समझ के सॉल्व करेंगे। सवाल में थोड़ा सा क्या समझना है, समझना ये है कि ग्राफ देखते ही डायरेक्टली स्लोप इज इक्वल टू यंग मॉडुलस नहीं लिखना है। कभी कभी ग्राफ में जो y एक्सिस पे फिजिकल क्वांटिटी रखा है और x एक्सिस पे फिजिकल क्वांटिटी रखा है उसको उल्टा भी कर देते हैं। अगर उसको उल्टा कर दिया तो आप ढंग से देखिए यहाँ पे असल में स्लोप इज नॉट इक्वल टू यंग मॉडुलस 1 अपॉन यंग मॉडुलस। जब ऐसे कह सकते हैं स्लोप यहाँ से वर्टिकल एक्सिस से डिफाइन करेंगे एंगल, ठीक है ना। तो बताइए यंग मॉडुलस ऑफ ए के लिए एंगल लेंगे आप 30 डिग्री। असल में x एक्सिस से एंगल भी 60 बना रहा था, स्लोप के लिए 60 लेना चाहिए लेकिन 1 अपॉन स्लोप होगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस रख दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है ना। और बल्क मॉडुलस सॉरी b के यंग मॉडुलस के लिए आप एंगल लेंगे tan 60 डिग्री क्योंकि एंगल कहाँ से लेंगे यहाँ से, ये 30 और ये 60 tan 60। tan 30 इज 1/√3, tan 60 इज √3/1, तो ये हो जाएगा 1:3। समझ आया कि नहीं? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल और मैं करता हूँ, सिग्मा मतलब स्ट्रेस एंड डेल्टा L/L इज स्ट्रेन, राइट, स्ट्रेन। दो सेम मटेरियल के लिए ग्राफ, सेम मटेरियल एट T1 एंड T2। अब आपको बताना है कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। बहुत ही कंसेप्चुअल और ग्राफिकल सवाल देखिए यहाँ पे मैंने लिखे हैं। T1 बराबर T2, ऑप्शन बी T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड ऑप्शन सी T1 इज लेस देन T2। कौन सा सही होगा? तो सुनना, सेम मटेरियल के लिए तो यंग मॉडुलस तो सेम होना चाहिए, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे यंग मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होता है। चलो ऊपर में स्ट्रेस रखा है इसलिए स्लोप किसका ज्यादा है? इलास्टिक कौन ज्यादा है? इलास्टिक यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है, मतलब इसका टेम्परेचर कम होगा। T2 is greater than T1, T2 is greater than T1, C is correct आंसर। देखो हायर टेम्परेचर पे यंग मॉडुलस कम हो जाता है, तो यंग मॉडुलस इसमें कम है क्योंकि इसका स्लोप कम है, इसलिए T2 ज्यादा टेम्परेचर पे होगा किसके कंपेयर में? T1 के कंपेयर में। बात समझ में आया ये बात? तो ये बहुत आसान है। अब आप आगे इस पे कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस भी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन में। मान लीजिए एक छोटा सा सवाल करता हूं मैं, एक ऑब्जेक्ट की इधर से फोर्स लगा दिया मैंने F 100 न्यूटन और इधर से भी फोर्स लगा दिया मैंने F 100 न्यूटन। इसकी लेंथ है L, ठीक है, और इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। फाइंड स्ट्रेस, फाइंड स्ट्रेस। तो इसमें ये बोला है कि ये कौन सा स्ट्रेस चाहिए, नॉर्मल या शियर स्ट्रेस चाहिए, बताइए इसमें कौन सा स्ट्रेस चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसमें आप ये फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है इसलिए ये नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू आप 0 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस आपका हो जाएगा फोर्स अपॉन। अब बताओ फोर्स कितना लोगे, 200 न्यूटन लोगे कि 100 न्यूटन लोगे? तो ढंग से समझना, इधर 100 न्यूटन लगा, इधर 100 न्यूटन लगा, तो वही डायग्राम हो गया ना जिसपे एक फोर्स 100 न्यूटन का लगा हो और ये यहाँ पे फिक्स्ड हो। तो न्याय नहीं है, तो ये फोर्स हो जाएगा आपका 100 बटा पाई और रेडियस हो जाएगा 7/100 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि ये सेल्सियस यूनिट और ये एसआई यूनिट है। अब ढंग से देखिए सॉल्व करने का आसान तरीका ये भी हो सकता है कि पाई को आप लिखिए 22/7 मल्टीप्लाई 7 × 10 to the power 4, ठीक है, ये न्यूटन आ जाएगा। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10 to the power 6 हो जाएगा, ये 22 × 7 154 हो जाएगा। तो आसान हो गया, 10 to the power 6 / 154 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन अब आगे